ये बताएं कि वो अफगान वजीर का हमने माजी में भी एक जिक्र किया था, उसी वजीर का आप बताएं कि वो क्या हुआ, पासपोर्ट के कहानी क्या है? हाँ, वो एक तो ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट है वो अगर सोई रहे तो काफ़ी देर सोई रहती है और जागती है तो अचानक जागती है, बड़ा एक पैनिक किस्म का रिएक्शन होता है। तो हुआ ये कि एक जर्नलिस्ट था और वो ट्रैवल कर रहा था, वो दोहा जा रहा था, और ये उस टाइम की बात है कि जब ये दोहा में अमरीकियों के और तालिबान के मुज़ाकरात चल रहे थे। और उसी फ़्लाइट में जो एक सिराजुद्दीन हक्कानी साहब भी मौजूद थे, खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी, खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी, और अभी वो वज़ीर दाखिला हैं। तो उधर जब लाइन में लगे तो वो जर्नलिस्ट भी पीछे पीछे था। तो उधर अब यह है कि उन्होंने अपना एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी शो करना था कि मेरे पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो वो जो उन्होंने निकाला ना, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट था। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि हक्कानी साहब जो हैं इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, और वो वांटेड है। हाँ, इंटरनेशनली वांटेड नहीं, वो तो चले अमेरिका भी मुज़ाकरात कर रहा था ना उनके साथ। हाँ, तो उनके पास ये किधर से आया? उसने फिर ये बात जो है काफ़ी देर अपने पास रखी, या इधर उधर वो कोई ट्रैवल करती रही, लेकिन को रिसेंटली दोबारा आके उसने कोई अगस्त में जो है कोई किसी जगह पे उसने ये शेयर की। उसने कहा जी कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं, वो जो है हमारे बमबारी कर रहे हैं और हम जो हैं उनको पासपोर्ट भी इशू कर रहे हैं। तो पता चला जी कि उन्होंने पूछा जी कि किसका पासपोर्ट? पता चला जी कि हक्कानी साहब जो हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी, उनका पासपोर्ट। अच्छा, इस पर काफ़ी एक बड़ा एक पैनिक भी क्रिएट हुआ कि ये कैसे चल रहा है सब कुछ। जब वो खुरा लगाया गया, खुरा निकाला गया, तो पता चला कि ये पासपोर्ट जो है ये पेशावर से इशू हुआ है। उस ऑफिसर को बुला लिया गया कि जिसने पासपोर्ट इशू किया था। उस टाइम तक वो ऑफिसर रिटायर हो चुका था। उसको पूछा कि भाई तुमने किस तरह पासपोर्ट इशू किया है? उसने कहा जी कि मुझे तो एक ना कोई कॉल आई थी, उन्होंने कहा था जी कि मैं कोई ब्रिगेडियर हूँ। तो यानी ये पिछली दौर की बात है जिस टाइम पीटीआई गवर्नमेंट की बात है, यानी मुज़ाकरात भी उस टाइम ही हो रहे थे। और जनरल फैज़ जो हैं ये उस टाइम यानी कि उनका वो उस दौरान काफ़ी एक्टिव रहे हैं। मुझे अब उनके एग्जैक्ट रोल का नहीं आइडिया, लेकिन वो चूँकि सारे प्लान के आर्किटेक्ट थे अफ़गानिस्तान के। तो उसने कहा कि मुझे एक ब्रिगेडियर साहब का फ़ोन आया है, उन्होंने फ़लाँ नाम बताया था। साथ वो ये भी कह रही कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो नाम उनका असली था या नहीं था। मैंने ब्रिगेडियर के नाम को इज़्ज़त दी है कि अब ब्रिगेडियर साहब ने कह दिया तो हमारे यहाँ इधर इसी तरह यही हुक्म होता है। तो मैंने पासपोर्ट बना दिया। उस पर फिर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, जो ऑफिसर जिसने पासपोर्ट इशू किया था, और उसके साथ एक और बंदा कि जिसने पासपोर्ट प्रिंट किया था। वो दोनों बंदे तब से गिरफ्तार हैं। खैर, उस दौरान इन्होंने फिर वो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब को भी कॉल की, उनको पूछा, बताया कि भाई अब आपका पासपोर्ट अगर कैंसिल कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने कहा जी नहीं कर दें। उन्होंने कहा जी कि हम तो अब ये इस्तेमाल ही नहीं करते आजकल। और ज़्यादातर उनका पासपोर्ट जो है वो दोहा में जाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। उस दौरान जब एक्शन हुआ तो पता चला कि कोई 30-40 हज़ार जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, अफ़गानी हैं, उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, जो कि कराची से भी इशू हुए, कोई ठट्ठा से इशू हुए, बलूचिस्तान से इशू हुए, पेशावर से या केपी की और जगहों से इशू हुए। और उसी दौरान इन्हें कोई सऊदी अरब से भी इतला मिली, जिसका आपने पहले जिक्र किया था कि पहले इनको कोई बताया गया जी कि कोई पासपोर्ट सैंपल के तौर पे भेजे गए जी कि ये हम जो अफ़गानिस्तान के शहरी हैं उनसे हमने लिए हैं। 12,096 पहले उनको भेजे, यानी कि कोई सैंपल के तौर पे भेजे। इस पे ये भी अलर्ट हुए। उन्होंने कहा जी कि आपके पास कितने को रिकॉर्ड है? उन्होंने कहा जी कि आप जितना मांगेंगे। तो कोई 12,000 अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उधर वो सऊदी अरब में जॉब कर रहे थे, जो कि एक तरह से वो कोटा था जो कि पाकिस्तानियों के लिए था। अब उनके पासपोर्ट भी कैंसिल हुए हैं, और साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को, यानी कि जो जॉब्स पाकिस्तानियों के लिए थी और अफ़गानियों को इसलिए मिल गई कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट था इन पर, वो जॉब्स जो हैं वो पाकिस्तानियों को दी जाएँ। और जो एक रिसेंटली एक ओवरऑल अभी तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ई पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, ताकि ये जो ड्रामा है वही सारा ख़त्म हो। तो लेट्स सी, यानी कि आगे ओवरऑल बड़ी सूरत हाल ख़राब है कि हमारे तो अगर कोई इंटरनेशनल एयरलाइन होती है तो वो जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसको डबल चेक करती है। बल्कि मुझे को बता रहा था कि पिछले दिनों हमारे जो कोई डीजी पासपोर्ट हैं वो ट्रैवल कर रहे थे, और उन्हें कि बिरूने मुल्क थे एक जगह पे, तो उन्हें रोक लिया गया जी कि आप ज़रा ठहरें, आपका पासपोर्ट चेक करना। अब उन्हें क्या पता था कि ये डीजी हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि इन्होंने कहीं होते ना कोई ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट पे जाना था,
तो उन्होंने कोई 10 मिनट इनको रोका, इनके साथ कोई एक दूसरा बंदा को सोमालिया का था जो रुका हुआ था, एक तीसरा कुछ जॉर्जिया का था। यानी कि ये ओवरऑल हमारी ओवरऑल पासपोर्ट रैंकिंग भी बाय द वे जो सोमालिया समेत, यानी कि हमारा जो कंपटीशन ज़्यादा सोमालिया के साथ होता है, कभी चौथे नंबर पे वो होते हैं बॉटम नीचे की तरफ से, कभी हम चौथे नंबर पे होते हैं, लेकिन जो आखिरी को 3-4 हैं उनमें हमारा शुमार होता है। तो उम्मीद है वैसे कि अगर कोई ई पासपोर्ट पे कोई काम हो जाएगा, जिस पे कोई अभी एफर्ट हो भी रही है, तो कोई इससे कोई बेहतरी आएगी, हमारी कोई एक साख में भी इजाफा होगा। और ये ओवरऑल ये एक हमारी कोई नेक नामी नहीं है कि जो भी जी चाहे, इससे एक बड़ा गलत असर मिलता है ना, कि आप ज़रा इमेजिन ही करें कि अमेरिका का पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। तो अगर ये पता चले कि उधर से कोई 2-4 जाली पासपोर्ट आ जाएं तो अमेरिका के पासपोर्ट की रेटिंग जो है वो भी डाउन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी पासपोर्ट के हवाले से ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको पता पूरा रीवैम्प कर रहे हैं और ई पासपोर्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसी सिलसिले में ये पासपोर्ट वालों का एक डेलीगेशन है, शायद इंटीरियर मिनिस्ट्री के भी लोग हैं, ये गए हुए हैं जर्मनी गए हुए हैं, ये पहले गए हुए थे, फ्रांस गए हुए थे, और आजकल ये मेरे ख्याल में लंदन में, जर्मनी में जर्मनी में उधर कोई किसी कंपनी के साथ ये कोई मुज़ाकरा। लेकिन एक वफद जिसको डीजी हेड कर रहा है वो पहले फ्रांस में था और अभी एज वी आर टॉकिंग कोई एडिशनल सेक्रेटरी भी है मेरे ख्याल, एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं साथ, वो उधर है। तो ये कोशिश तो यही है कि ये बेहतर करें और इसीलिए ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर कैंपेनिंग शैम्पेन भी चलाते हैं कि जी हमारा पासपोर्ट नहीं बना, ये नहीं बना। वो बेसिकली एक स्क्रूटनी हो रही है। स्क्रूटनी एक तो नादरा लेवल पे हो रही है, लेकिन जो बेसिक स्क्रूटनी हो रही है वो पासपोर्ट डायरेक्टरेट अपने इंटरनल कर रहा है। और ये तो FIA को इन्होंने कुछ केसेस दिए हैं, जिसका एक आध केस का जिक्र भी इन्होंने किया। अपने बंदे भी इन्होंने दिए हैं जो पाए गए हैं, मुलव्वस पाए गए हैं इस मामले में। खैर आगे मामले पे चलें, वो बताएं कि वो ब्रिगेडियर साहब का जो मामला। अच्छा, वो ब्रिगेडियर साहब, आपको याद होगा कि हमने एक दफ़ा एक स्टोरी का जिक्र किया था इधर वापडा के हवाले से, कि उधर कोई 5000 फौजी यूनिफॉर्म बनवाए गए वापडा के सिक्योरिटी के लोगों को, उनके लिए। अब इस पे एक बड़ी एक रिजेंटमेंट आई, GHQ ने इस चीज़ पे बड़ा बुरा मनाया। और वैसे भी ये रूल्स हैं, रूल्स के तहत ये है कि अगर आपने कोई इस तरह की हरकत करनी है तो उससे पहले आपको NOC चाहिए वजारत दाखिला से और वजारत दिफा से, वो नहीं लिए गए। इन्होंने कोई 5000 यूनिफॉर्म बनवा लिए। और इसी तरह कोई एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी, उसको जूतों का भी ऑर्डर दे दिया, यानी कि कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और शू मेकिंग का काम उनसे कराया गया, कोई 3500 को जूता बनवाया गया। तो अभी यह है कि उस पर काफ़ी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एक ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद तुफैल, तो जो चेयरमैन वापडा हैं जनरल साहब जो हैं सजाद गनी साहब, उनके ये दस्ते रास्त हैं। ये पहले भी सर्विस में भी उनके साथ मुख्तलिफ जगहों पे सर्व करते रहे हैं, यारेगार भी हैं उनके। तो उधर भी उनको इनको DG एडमिन लगाया हुआ था और एक और उहदा इनके पास है DG सिक्योरिटी का, उस पर भी है, यानी कि वो बड़ा एक गलत तरीके से हुआ था। लेकिन ये है कि इस पे अभी ऑडिट हुआ है। ऑडिट में जो उन्होंने इतराज़ उठाया, एक तो उन्होंने उठाया ही है कि ये तरीका गलत था कि जो इन्होंने यूनिफॉर्म वाला किया है। साथ उन्होंने कहा जी कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है कि इस तरह से खुद ही मनमाने फ़ैसले कर लेने, और फिर इवन जिधर आपने आगे जिन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत है उधर भी लोगों को नहीं पूछा, आपने इधर से एक आर्डर जारी कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और ये मुतलका हुकाम को ये मामला भेजा जाए। अब मुतलका हुकाम जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र आ जाए तो फौजी आ जाते हैं, GHQ आ जाएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री आ जाएगी। और दूसरा इनके केस में ये तो हैं भी रिटायर्ड ब्रिगेडियर, तो इनका जो मामला है, तो अब ये लग रहा है कि जैसे वो ऑडिट की रोशनी में इन पे शायद आगे कोई कार्रवाई शुरू हो जाए। एक तो ये मामला था। दूसरा ये है कि इन पर जो है गैर कानूनी भर्तियों का मामला है कि इन्होंने कोई 462 भर्तियाँ की, जिसकी ऑडिट के मुताबिक ज़रूरत ही नहीं थी। कोई उधर सैंक्शन स्ट्रेंथ जो थी वो कोई मेरे ख्याल 160 थी या कितनी थी। उसके अलावा इन्होंने पुलिस भी हायर की हुई थी। तो ये 2 केसेस से इस पस मंज़र में वो ब्रिगेडियर साहब जो हैं उन्होंने रिज़ाइन उनसे लिया गया है। गो कि वो बज़ाहिर जो हमने वापडा से मौक़िफ़ भी लिया है, तो वापडा वाले कहते हैं जी कि उन्होंने जो आमतौर पे आता है ना इस्तीफ़े में कि जी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पे और हेल्थ ग्राउंड्स पर
उन्होंने रिज़ाइन किया, लेकिन उस बैकग्राउंड में ये चीज़ें चल रही थी, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला मामला कि इस पे GHQ काफ़ी खफा था और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। इसमें ना दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये जो मुझे इस स्टोरी का नहीं पता, चूँकि आप इसी मामले को फॉलो कर रहे थे थ्रू आउट, तो उसमें बीच में थोड़ा सा एक आध दफ़ा मुझसे किसी वक्त जब आपने स्टोरी की थी तो याद है आपको, राब्ता वापडा वालों ने किया था। लेकिन मुझे दो बातों का ज़रूर पता लगा है। एक बात तो ये है कि इस इस्तीफ़े के पीछे क्या कहानी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि कोई भी हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो या वापडा का कोई भी हेड हो या किसी और भी इदारे का, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसका अदारा अच्छा परफॉर्म करे, और अच्छा परफॉर्म करेगा तो उससे उसकी नेक नामी बनेगी। या अभी सजाद गनी साहब हैं, इनकी ख्वाहिश पहली तो यही होगी ना कि अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा, अब जब कोई बंदा हेड ऑफ दी किसी भी इदारे का हेड बनता है, आप किसी जगह लगते हैं या मैं किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में बैठता हूँ या कोई भी और, तो वो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि अपने ट्रस्टेड लोग ला के वहाँ पर की पोजीशंस के ऊपर लाएंगे। अब वो ट्रस्टेड लोग जब आप लेके आते हैं तो लाजमी नहीं होता कि वो आपके ट्रस्ट के ऊपर पूरा उतरें, ट्रस्ट ब्रीच कर देते हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है इस तरह। तो आई बिलीव कि ये हुआ है, और ये इस्तीफ़ा मैं नहीं समझता कि ये सजाद गनी साहब की अप्रूवल के बगैर हुआ हो। नहीं, अप्रूवल उनकी क्या होगी? अप्रूवल उनके पास ऑप्शन ही को नहीं है। नहीं वो नहीं, अप्रूवल यही है ना, लेट से कि अब ब्रिगेडियर साहब को डायरेक्ट तो GHQ वालों ने नहीं कहा होगा ना, उन्होंने जो बात कन्वे करनी थी उन्होंने चेयरमैन को कन्वे करनी थी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगेन आपके पास भी वो आप कह रहे हैं ना, मेरे पास पूरी नहीं, मैं जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि उनकी कंसेंट होगी, चेयरमैन की कंसेंट होगी। जब चेयरमैन ने देखा होगा या उसे दिखाया होगा या बताया होगा या कम्युनिकेट किया होगा तो उसने कहा होगा एजाज, जब ये भर्तियों वाला मामला हुआ है, जब ये यूनिफॉर्म वाला मामला हुआ है, ये चेयरमैन की मर्जी से हुआ है। वो मीटिंग्स में जो डिसीजन वगैरह होते रहे हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। दूसरा ये होता है कि ये जो हम करते हैं ना कि आमतौर पे हम कहते हैं जी कि वो वज़ीर-ए-आज़म को उसके मशीरों ने मरवाया है। वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी सरबराह जो है वो मशीर अपने जब मर्जी के लगाता है ना, तो वो उनकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए उसको। ये नहीं होता कि जब एक बंदा काबू आए तो दूसरा कहे जी कहीं नहीं कि मुझे तो पता ही नहीं था। अगर उनको पता ना होना भी ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि इतना बड़ा वाकया हो गया और उनको पता ही नहीं। ठीक है, और वो बाद में जब ये इंक्वायरी शुरू हुई है, जब FIA वाले इंक्वायरी में इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये चेयरमैन साहब जो है वो खुद FIA वालों को फोन करते रहे हैं, यानी कि वो चाह रहे थे कि रुकें जी, ये हम जो है यानी कि इनको अपने लेवल पे ये चीज़ों करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा वो अपने आप को इस मामले में कोई इतना डिस्टेंस नहीं कर सकते। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि जो भी बंदा लगता है वो ये चाहता है कि वो बेहतरी करे, या जो बेहतरी होती है ना और जो ज़ाती मुफादात होते हैं, इनका भी बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि आप ये भी चाहते हैं कि मैं अपना जो है फ़ायदा मैं अगर लेना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ वो भी कर लूँ, और जो है अदारे की भी बेहतरी आ जाए, तो ये बैलेंस बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात आपके जो मुफादात हैं वो अदारे के मुफादात पर हावी हो जाते हैं। ऐसा ही होता है, क्योंकि अगेन मैं पूरी बात को नहीं जानता हूँ और आप भी पूरी बात नहीं जानते। आई होप कि अगले हमें पूरी बात पता लगेगी तो उसके ऊपर और भी बात कर लेंगे। लेकिन चले, वो साहब घर चले गए हैं, एंड देखते हैं कि जो वापडा उसमें मज़ीद क्या बेहतरी आती है।